हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 1। एंड आज का सेशन जो हमारा है इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आउट ऑफ 60 क्या स्कोर आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अचीव्ड 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन aimed at health and empowerment of women and child in India। So कौन सी मिनिस्ट्री है जिनको 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं किस अभियान के लिए? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए। सो आंसर हियर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इस मिनिस्ट्री को 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, टाइटल मिले हैं। किस किस चीज के लिए? पहला है आपका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन सिंगल मंथ, ठीक है, विच इज ओवर 3.21 करोड़। मोस्ट पीपल साइंड अप ऑनलाइन फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन 1 वीक, विच इज 9.94 lakh, and most people signed up online for vital sign screening in a 1 week, which is over 1.25 lakh, ठीक है। तो इन 3 चीजों के लिए टाइटल यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल इन्हें मिला है, ओके। अब बात करें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की। ये आपका एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका एम है इंप्रूव करना हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू हेल्थ कैंप्स एंड सर्विसेज, जो 17 सितंबर को आपका शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक ये आपका चला था, ठीक है। एंड इसको लीड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। Now next is the UNESCO has designated which Indian city as a creative city of gastronomy under the UNESCO Creative Cities Network during the 43rd session of UNESCO General Conference which was held in Samarkand, Uzbekistan। तो recently 43rd सेशन आपका हुआ था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और ठीक है ये हुई थी। और यहाँ पे यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया था इंडिया के लखनऊ सिटी को एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट की गई थी आपकी ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाते हैं और इस ओकेजन पे यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब लखनऊ जो है वो सेकेंड इंडियन सिटी बना है आफ्टर हैदराबाद, जिसको ये टाइटल दिया गया है। इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क की बात करें तो ये आपका एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, किस चीज का? जो रिकॉग्नाइज करता है सिटीज को फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चर एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग क्रिएटिव फील्ड्स आपकी जो थी 7 थी, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक एंड रिसेंटली अभी एक और कैटेगरी ऐड की गई है इसमें, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ पे 8 कैटेगरी आपकी हो गई हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा 2025 में 58 न्यू सिटीज इसमें ऐड की गई हैं विद और यहाँ पे टोटल सिटीज आपकी कितनी हो गई हैं? 408 सिटीज हो गई हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजिक वाली कैटेगरी में आप देख सकते हो किसुमू फ्रॉम केनिया एंड न्यू ऑर्लेंस फ्रॉम यूएसए यहाँ पे ऐड की गई है, ठीक है। डिजाइन में रियाद, गैस्ट्रोनॉमी में इंडिया की आपको पता है लखनऊ और हैदराबाद तो है ही, ठीक है। ऐसे ही आपकी स्वेन है फ्रॉम एक्वाडोर, राइट। नेक्स्ट आता है फिल्म में गीजा फ्रॉम इजिप्ट, आर्किटेक्चर में रुवेनियम फ्रॉम फिनलैंड, मीडिया आर्ट्स में है आपकी मलंग फ्रॉम इंडोनेशिया एंड लिटरेचर से है एब्रसिथविथ फ्रॉम यूके। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नाउ अब नेक्स्ट जो आपकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी यूसीसीएन की, वो कहाँ पे होगी? वो आपकी जो है मोरक्को में होगी 2026 में, ठीक है। नाउ कुछ इंडियन सिटीज जिनको यूनेस्को क्रिएटिव साइट नेटवर्क में ऐड किया गया है, लखनऊ और हैदराबाद हमने ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किए गए हैं। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए जयपुर को ऐड किया गया है। देन म्यूजिक में वाराणसी एंड चेन्नई, फिल्म के लिए मुंबई आपका ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पहले से ऐड हो रखे हैं। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में आपका श्रीनगर, ग्वालियर आपका म्यूजिक में एंड कोजीगोड़े लिटरेचर में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आईएनएस सतलुज कंप्लीटेड अ जॉइंट
हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद विच कंट्री, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ मिलके 18th हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका आईना सतलुज द्वारा किया गया है, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉरिशस। ठीक है, बेसिकली ये आपका पार्ट है इंडिया मॉरिशस पार्टनरशिप का। ठीक है, एक एमओयू बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था फॉर हाइड्रोग्राफिक कॉर्पोरेशन, एंड ये 2005 में आपका साइन हुआ था। ठीक है, 2005 में आपका साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। इसी का पार्ट है ये आपका 18th हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, इन अक्टूबर इंडियन नेवी की जो आपकी हाइड्रोग्राफिक शिप है आईएनएस सतलुज, इसने कंप्लीट किया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज, और इसमें कितना एरिया कवर किया गया है, 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का। ठीक है, अब आईएनएस सतलुज जो है इसने कंडक्ट किया है, मतलब इसने it also conducted the exclusive economic zone surveillance and anti-piracy patrol in coordination with the Mauritius National Coast Guard for boosting regional maritime security. ठीक है, एंड ये मिशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, दैट इज महासागर इनिशिएटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी साइन अ एमओयू विद अ ई-प्लेन कंपनी which is IIT Madras incubated startup to advance India's electric air taxi ecosystem। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है ई-प्लेन का, तो इट इज रामको सिस्टम। ठीक है, कौन सी कंपनी है, इट इज योर रामको सिस्टम, और ये एमओयू साइन किया गया है टू अडॉप्ट दी रामको एविएशन सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ इट्स फ्लैगशिप E200X eVTOL एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है इंक्लूजन ऑफ अ 4 तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट अंडर विच स्कीम टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो रिसेंटली हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने अनाउंस किया है तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट किए इंक्लूड किए जाएंगे आपके प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं, रमनाथपुरम, शिवगंगा, तुतुकुड़ी एंड विरुदुर नगर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं इस स्कीम में। ठीक है, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्रोवाइड करेगी सब्सिडीज ऑफ 50 to 80% ऑन हाई यील्ड सीड्स, बायोफर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो 50,000 से लेके 1 लाख तक का ये रहेगा विद 4 to 7% इंटरेस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी 1 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे दी जाएगी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, नौसेना भवन में हुई थी, और यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, जैसे पब्लिकेशंस यहाँ पे रिलीज की गई थी, रेगुलेशंस फॉर नेवल आर्मामेंट सर्विस, गवर्नमेंट ई मार्केट हैंडबुक, फॉरेन कॉर्पोरेशन रोड मैप। इसके अलावा निपुण पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था, नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज। ये ऑनलाइन एग्रीगेटर it is an online aggregator of a intellectual work of a naval personnel across various domains। then सागर मंथन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली आपका कमांडर्स जो आपके हैं, ठीक है, इट विल ब्रिंग कमांडर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड थॉट लीडर्स टुगेदर सो दैट दे कैन डिस्कस कंटेम्पररी इश्यूज। ठीक है, जो सर्विस मतलब जो आर्मी में आ रहे हैं, आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन नेवी में जो आपके कॉन्टेम्पररी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी जैसलमेर राजस्थान में, और यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किए थे कुछ इनिशिएटिव, जैसे एज डेटा सेंटर्स इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, एस्टैब्लिश फॉर दी कोनार्क एंड फायर एंड फरी क्रॉप कॉर्प फॉर फास्टर, सिक्योर एंड लो लेटेंसी डेटा प्रोसेसिंग टू एड रियल टाइम ऑपरेशन डिसीजंस। ठीक है, ऑपरेशनल डिसीजंस। नेक्स्ट है इक्विपमेंट हेल्पलाइन पोर्टल, यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एआई इनेबल पोर्टल है फॉर मेंटेनेंस सपोर्ट एंड रियल टाइम टेक्निकल असिस्टेंट। देन सैनिक यात्री मित्र ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी डिजिटाइज करने के लिए डिफेंस ड्यूटी कोटा को, फॉर सीट मैनेजमेंट ऑन 1200+ ट्रेन्स बाया अरमान पोर्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस फॉर द पर्सनल्स, राइट। नेक्स्ट है चंदपुरी हॉल जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ऑडियो विजुअल रूम है इन दी लुंगेवाला राजस्थान इन मेमोरी ऑफ अ मेजर लेट ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी।
1971 बैटल जो आपकी हुई थी, बैटल ऑफ लुंगेवाला, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थार शक्ति एक्सरसाइज रिव्यू इन्होंने किया था। He witnessed the capability demonstration exercise showcasing integrated operations of a new Indian Army units like भैरव बटालियन एंड अश्नी प्लाटून। और यहाँ पे क्या बोला है, भैरव बटालियन जो है ये आपके लिए आपकी ऑफिशियली डिप्लॉय की गई है 1 नवंबर 2025 को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। सो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, करेंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है RN जयप्रकाश एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। ये आपकी एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर एक्वेटिक स्पोर्ट्स एंड ये रजिस्टर की गई थी अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में। एंड यहाँ पे फेडरेशन के जो इलेक्शंस आपके होते हैं, ठीक है, फॉर इट्स ऑफिस बैरियर्स, ये आपके 4 साल में किए जाते हैं, हर 4 साल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 अक्टूबर टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर फेमसली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, और इस बार हमने 150th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की है। पहली बार 2014 में हमने नेशनल यूनिटी डे जो है ऑब्जर्व किया था, और इस बार हमने जो है 2025 में 31 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नाउ अब 2025 में जो इवेंट्स हुए थे इंडिया में, कहाँ पे हुए थे, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात में हुए थे, जहाँ पे इस इवेंट के दौरान 10 थीम बेस्ड टेबलेक्स जो है, झांकियां जो है वो यहाँ पे शोकेस की गई थी, विच रिप्रेजेंट्स द अचीवमेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। ठीक है, एंड ये सब हुआ था अंडर द थीम यूनिटी। ओके, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 150 रुपीस का कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया था, रिलीज किया था, एंड पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था। ठीक है, कॉइन की बात करें तो ये इशू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट मिंट द्वारा, एंड इस कॉइन की डायमीटर की बात करें तो ये 44 mm का था, वेट इसका 40 ग्राम है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 99.9% प्योर सिल्वर। ओके, अब इसके रिवर्स साइड में पोर्ट्रेट आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, एंड फ्रंट साइड में जो हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भारत लिखा हुआ जैसे हमारे जो कॉइन में होता है बैक साइड में, सेम वही चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करें अगर स्टैम्प्स की, तो स्टैम्प लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, एंड इसका डिजाइन जो है इसमें मतलब जो स्टैम्प है उसमें पोर्ट्रेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अलॉन्ग विद द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, एंड इसमें इट इज अ डिनोमिनेशन ऑफ, इट हैज अ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5, राइट। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने अनाउंस किया है भारत पर्व 2025, जो आपका 1 नवंबर से शुरू हुआ है और 15 नवंबर तक ये आपका चलेगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो आपका पर्व है भारत पर्व, ये कब तक चलेगा आपका 15 नवंबर तक, जिस दिन 15 नवंबर को जो हम ऑब्जर्व करते हैं बिरसा मुंडा जयंती, उस दिन तक ये आपका चलेगा, राइट। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है, मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025, जिसके तहत 1466 पर्सनल्स जो हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया जाएगा फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। सेंट्रल आर्म फोर्सेस से यहाँ पे पर्सनस आपके होंगे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। ठीक है, पर्पस क्या है इस मेडल का, कि रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ दीज पर्सनस इन 4 की एरियाज, जैसे स्पेशल ऑपरेशंस हो गए, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंस। ओके, next is which Indian city has been announced by the Indian Navy to host 3 major international maritime events, जिसमें आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 है, एक्सरसाइज मिलान है, ठीक है, देन आपका इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे ये आपके जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, और जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये आपका 18 फरवरी 2026 को आपका होगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरीन
मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 5th मैरीटाइम फिशरी सेंसस हाउसहोल्ड एनुमरेशन इन कोची, केरला। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मैरीटाइम फिशरी सेंसस? तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इन्होंने लॉन्च किया है 5वां मरीन फिशरी सेंसस, जो आपका नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इसका थीम आपका क्या रखा गया है? इट इज स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। अब यहाँ पे जो सेंसस है, वैसे पेपर मतलब इसको फिजिकली किया जाता था, अब ये मतलब जो डेटा है वो आपका डिजिटली सर्वे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटली जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, इट इज अ 5-year नेशनल सर्वे दैट रिकॉर्ड्स डेटा ऑन फिशर हाउसहोल्ड, फिशिंग एसेट एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी फंडिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नोडल एजेंसी ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड ऑपरेशनल पार्टनर्स का है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ ये जो सर्वे है आपका 45 डेज का रहेगा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, ये आपका 18 दिसंबर तक चलेगा, एंड ये आपका डिजिटल मोड में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, और प्रीवियस एडिशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 3 एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, विच इज डेवलप्ड बाय द ICAR CMFRI। ठीक है, कौन कौन सी ऐप है? व्यास नव, व्यास भारत, व्यास सूत्र। व्यास नव क्या है? फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेजेस एंड हार्बर्स। व्यास भारत फॉर हाउसहोल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनुमरेशन, एंड व्यास सूत्र है आपका फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ हाउसहोल्ड एंड एनुमरेशन, राइट। Now next type of question है, the Unique Identification Authority of India constituted a high-level expert committee to design the Aadhaar Vision of 2032 document aimed at securing and modernizing India's digital identity framework. Who chaired this committee? तो UIDAI ने recently एक कमिटी बनाई है, किस चीज के लिए? नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए, आधार के लिए, आधार विजन 2032 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बेसिकली ये फ्रेमवर्क ही आपका, ठीक है, जिसमें कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है आधार को और सिक्योर कर सकते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली चीजें रहेंगी, और एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, इनके क्या रिव्यू रहेंगे, क्या थॉट्स रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे ये सबमिट करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इस कमेटी के चेयर कौन है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? इनका नाम है नीलकांत मिश्रा, जो UIDAI के चेयरमैन है। ठीक है, यहाँ पे आपका AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, राइट। नाउ अब कमेटी मेंबर्स कौन से हैं? आपके UIDAI के CEO भुवनेश कुमार, विवेक राघवन जो को फाउंडर हैं सर्वम AI के, धीरज पांडे फाउंडर ऑफ न्यूटनिक्स, देन शशि कुमार गणेशन जो आपके हेड हैं ऑफ इंजीनियरिंग मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के, राहुल मथन पार्टनर ट्राइलिगल, देन नवीन बुधिराजा आपके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन वियानी सिस्टम, डॉक्टर प्रभाहरन प्रोफेसर एट दी अमृता यूनिवर्सिटी, देन अनिल जैन प्रोफेसर हैं आपके मिशिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA, मयंक वत्सा फ्रॉम IIT जोधपुर, एंड अभिषेक कुमार जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है UIDAI के। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which international chipmaker Willow quantum processor achieved the first ever verifiable quantum advantage performing calculation 13,000 times faster than the best classic algorithm? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी विलो क्वांटम प्रोसेसर को फर्स्ट एवर वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज जो है आपका यहाँ पे मिला है, अचीव किया है इसने? ठीक है, सो इट इज गूगल, राइट। गूगल का विलो क्वांटम प्रोसेसर है, फाइन। और ये जो आपकी मतलब ये चीज आपकी पब्लिश की गई थी इन दी नेचर, जो ब्रिटिश वीकली साइंटिफिक जर्नल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस स्कूल्स अचीव द एसोसिएशन ऑफ एडवांस collegiate schools of business international accreditation, placing them among the top 6% of the business schools worldwide? तो recently जो जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल है एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इन दोनों को ये एक्रेडिटेशन मिला है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड यहाँ पे आपको नोट करना है सिर्फ 6% ऑफ ग्लोबल एंड 1% ऑफ इंडियन बिजनेस स्कूल्स ऐसे हैं जिनको ये एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ठीक है,
Now next आपको क्वेश्चन है, द इसरो एंटर्ड इनटू अ ट्राइपार्टी अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी सरफेस कोल फायर्स एंड रिलेटेड लैंड सब्सिडेंस इन झारिया कोलफील्ड, जो आपका झारखंड में लोकेटेड है, टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 2025 टिल 2027। सो इसरो ने आपके अग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्राइपार्टी अग्रीमेंट ये साइन हुआ था भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ, दैट इज BCCL के साथ एंड CMPDI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए? स्टडी करने के लिए सरफेस कोल फायर्स को एंड रिलेटेड लैंड सब्सिडेंस, जो आपके किसमें स्टडी करने की बात की जा रही है? झारिया कोलफील्ड्स में, जो झारखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसके तहत इसरो जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, मतलब इसकी जो आपकी सबसे मतलब लैब है इसकी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये यूज करेगा सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग विद अ थर्मल इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड डेटा क्वार्टरली टू मैप कोल फायर्स एंड ग्राउंड वैलिडेशन के लिए ground validation of these maps it will be done jointly by your BCCL, इसरो और BCCL जो है ये ग्राउंड वैलिडेशन आपका करेंगे इन मैप्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड 2020 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने डिलीवर किया है 2020 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम को? तो इट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड जो सिस्टम है इट वाज जॉइंटली लॉन्च एंड फ्लैग ऑफ बाय द तोशिबा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो आपकी तेलंगाना में है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको नोट करना है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल डिलीवर्ड 132 किलोवाट ऑफ दिस सिस्टम GIS सिस्टम इन November 2025 एंड अगस्त 2026 में ये डिलीवर करेगी 400 किलोवाट का MGIS सिस्टम को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु वाज कन्फर्ड विद द फ्रेंच सिविलियन ऑनर Chevalier de l'Ordre National du Mérite for his contribution to education, culture, innovation and for strengthening cultural and institutional ties between France and India। तो recently नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट या आपका ये चेवलर दी इडोर नेशनल डी मेरिट जो है दिया गया है सुनील कांत मुंजल को। ठीक है, किसे दिया गया है अवार्ड? सुनील कांत मुंजल को। ये चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज एंड फाउंडर है आपके फाउंडर ऑफ अ स्क्रीन डिप्टी आर्ट्स फाउंडेशन। राइट, इसके अलावा इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1963 में की गई थी बाय द जनरल चार्ल्स जी गॉले। ठीक है, एंड 2025 में सुनील कांत जी को ये अवार्ड किसने दिया था? एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच टू इंडिया HE थेरी मोथू जी ने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया था। ठीक है, इसके अलावा इस अवार्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 क्लासेस आपकी होती हैं। एक होती है चेवलियर दैट इज नाइट ऑफिसर, कमांडर, ठीक है, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस, ये 5 क्लासेस इसमें होती हैं। ठीक है, इस अवार्ड में। Now next is which lake in Bihar was officially designated as a Ramsar site of international importance, bringing India's total number of Ramsar sites to 94। तो recently बिहार का गोगा बील लेक जो है इसको ऐड किया गया है, इसको डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसी के साथ यहाँ पे जो बिहार है, बिहार की टोटल 6 रामसर साइट आपकी ऐड की गई हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के 94 में 6 बिहार की आपकी साइट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कि हायर रामसर साइट्स कौन से आपके स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु से हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे आता है बिहार। वहीं पे अगर हम ग्लोबली बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपके यूके से हैं 176, मेक्सिको से 144 एंड इंडिया से 94 हैं। और साउथ एशिया से इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, थर्ड मतलब साउथ एशिया में पहली कंट्री फर्स्ट नंबर पे और ग्लोबली थर्ड नंबर पे इंडिया लाई करता है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया की जो 94 रामसर साइट है उसका टोटल एरिया कितना है? इट इज 13,60,805 हेक्टेयर। फाइन, नाउ बात करते हैं इस गोगाबील लेक की। तो इसका एरिया है आपका 86.63 हेक्टेयर का एंड
ऑक्सबो शेप की ये दिखती है। और कौन सी नदियों से बनी है ये? महानंदा, कनकाहर एंड गंगा नदी से मिलके ये लेक आपका बना है। ठीक है, अब बात करें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं डॉक्टर मुसोंदा मुंबा। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 टाइटल? तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिसने प्रो कबड्डी लीग का जो रिसेंट सीजन हुआ था उसे जीता है? तो इट इज वॉन बाय दी दिल्ली, दबंग दिल्ली, राइट? दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब द्वारा इसको जीता गया है एंड इनका ये सेकंड टाइटल है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है? पुनेरी पल्टन के पास, जो 3 टाइटल जिन्होंने जो है हाईएस्ट जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनल मैच में दबंग दिल्ली ने किसको डिफीट किया था? पुनेरी पल्टन को। और ये मैच आपका हुआ था थयागराज इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली, राइट? अब दिल्ली की जो टीम थी, इसके कोच कौन थे? जोगिंदर नरवाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके टाइटल्स की। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टाइटल दिया गया था फैजल को। ठीक है, रेडर ऑफ द सीजन अयान एंड डिफेंडर ऑफ द सीजन नवदीप फ्रॉम पटना पायरेट्स। न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये दिया गया था दीपक संकार को फ्रॉम बेंगलुरु बुल्स। ओके, now next is, which bank completed its first gold trade on India International Bullion Exchange, जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, दैट इज SCC, बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड इंपोर्ट। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका यहाँ पे फर्स्ट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पहला गोल्ड ट्रेड था, गोल्ड ट्रांजेक्शन था आपका इन दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ये याद रखना है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ठीक है, नाउ ये एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, SBI जो है ये पहला इंडियन बैंक बना था जिसने रजिस्टर किया था अपने आप को एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात इन द ईयर 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई है एशिया की। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 अभी रिलीज की गई थी क्वेरली साइमंस द्वारा एंड इट वाज इट्स 17th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था? ये 17th एडिशन था। और यहाँ पे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पीकिंग यूनिवर्सिटी, नयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड फुडान यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना। तो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाइना, सिंगापुर और हांगकांग की यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 5 में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, इस बार 17वें एडिशन में 1529 यूनिवर्सिटीज आपकी शामिल हुई हैं 25 लोकेशन से। ठीक है, इसके अलावा बात करें इंडिकेटर्स में जिस पे बेस्ड आपकी रैंकिंग दी जाती है, तो इसमें इंक्लूडेड आपका एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है, साइटेशंस पर पेपर, पेपर्स पर फैकल्टी, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, स्टाफ विद PhD, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इनबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट एंड आउटबाउंड एक्सचेंज इंडिकेटर। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इस रैंकिंग के। इसके अलावा बाकी अगर हम टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 तो हमने डिस्कस कर ली यूनिवर्सिटीज, टॉप 10 की अगर हम बात करें तो 6वें नंबर पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, देन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है, ये आपका 7th नंबर पे था। 9th नंबर पे था शिंगवा यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना एंड 10th नंबर पे था हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। ठीक है, विद 97.1 स्कोर। ओके, नाउ क्वेश्चन अब करते हैं विच इंडियन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अपनी हमने बात कर ली थी आपके ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, और क्वेश्चन आपका बना है इंडियन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक highest among the Indian institution in the QS World University Ranking Asia 2026 with an overall score of 78.6। तो इंडियन, अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो इसमें हाईएस्ट रैंकिंग किसकी थी? IIT दिल्ली की थी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT दिल्ली ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज विद अ 78.6 स्कोर एंड IIT दिल्ली का रैंक कितना था? 59 रैंक था। ठीक है, ग्लोबल रैंक। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे थे आपका IISc बेंगलुरु विद 64 ग्लोबल रैंक। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास IIM
सॉरी IIT मद्रास 70th रैंक पे। देन 71 रैंक पे आपका था आपका IIT बॉम्बे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है IIT कानपुर एंड IIT खड़गपुर। तो ये आपके टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, जिन्होंने अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज जिसने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, इन QS रैंकिंग में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री की यहाँ पे देखने को मिली थी हमें, चाइना की थी 394, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू एंट्रीज कितनी देखने को मिली है, 552 एंट्रीज 17th एडिशन में, और इंडिया की यहाँ पे 294 यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला है वो है आपकी CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसने यहाँ पे जो है इस बार कितनी रैंक आपकी हासिल की है, 109th रैंक हासिल की है, और लास्ट ईयर ये रैंक 120th था इनका, ठीक है, 120 रैंक था, अभी ये 109 रैंक पे आए हैं और इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट शो किया है, ठीक है। इसके अलावा 36 इंडियन यूनिवर्सिटीज टोटल ऐसी थी जिन्होंने इंप्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब बात करते हैं QS की। इसके CEO है जेसिका टर्नर, हेडक्वार्टर है लंदन UK में, और स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। ओके, now next is the Delhi government launched the Pink Saheli Smart Card for women and transgender communicators. What is the minimum age eligibility to apply for this card? So Delhi government ने Pink Saheli Smart Card लॉन्च किया है और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी एज है आपकी 12 साल और 12 साल से ऊपर के जो विमेंस हैं जो ट्रांसजेंडर हैं वो यहाँ पे इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये जो कार्ड है ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड कन्वीनियंट ट्रैवल फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिकेटर्स ऑन DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड क्लस्टर बसेस में, ठीक है। अब इन कार्ड्स ने रिप्लेस किसे किया है, पिंक पेपर टिकट्स को, जो पहले यहाँ पे इशू किए जाते थे अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। एलिजिबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि एक तो एज 12 साल और अबव होनी चाहिए, साथ में ही जो विमेन है जो ट्रांसजेंडर है वो आपके रेजिडेंट होने चाहिए दिल्ली के, ये इसके क्राइटेरिया है, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू असिस्ट श्रीलंका आफ्टर द साइक्लोन दितवा। अभी रिसेंटली साइक्लोन दितवा ने बहुत परेशानी खड़ी की है श्रीलंका के लिए, और इस आफत की घड़ी में इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, एंड इस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके थ्रू यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, सो इट इज ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। क्या नाम है, ऑपरेशन सागर बंधु इज द राइट आंसर। अब इंडिया ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि अर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके श्रीलंका को। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि इस साइक्लोन का नाम किसने दिया है, यमन ने इस साइक्लोन का नाम दिया है दितवा। दितवा लगून एक आपका यहाँ पे जगह है, रामसर साइट है बेसिकली आपके सुकोत्रा आइलैंड में जो यमन के पास आपका पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे आप मैप देख पा रहे हो तो ये यमन है, एंड यहाँ पे है इसका सुकोत्रा आइलैंड जहाँ पे दितवा लगून नाम की एक लेक है, ठीक है, जो आपका एक रामसर साइट भी है, ठीक है। ये बेसिकली एक बीच है आपका। अब यहाँ पे यमन के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है साना एंड इसकी करेंसी है यमनी रियाल, ओके। Now next is, which state in India become the first to introduce both air ambulance and helicopter tourism services under its intra-state air connectivity initiative? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली बना है एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विसेज को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट, ठीक है। सो इट इज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। जो मध्य प्रदेश के CM थे इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ 70th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो भोपाल में हुआ था आपका, ठीक है। और ये जो सर्विसेज हैं, ये जो आपकी सर्विस है, इसको ऑपरेट किया जाएगा अंडर द PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आपकी कुछ कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जैसे ट्रांस भारत एविएशन एंड जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब बात करें अगर हेलीकॉप्टर्स रूट्स की तो इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर ये रूट रहेगा आपका। दूसरा रूट है भोपाल, मधाई, पंचमारी। तीसरा है जबलपुर, बंधवगढ़ एंड कान्हा, ठीक है। ये 3 रूट्स यहाँ पे आपके रहेंगे हेलीकॉप्टर्स के।
Now next question है, the government of Telangana established the Telangana AI Innovation Hub, Telangana Artificial Intelligence Innovation Hub in dash to boost AI research and development in the state. तो recently तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। कहाँ पे ये आपका जो है लॉन्च किया गया है, ये स्टैब्लिश किया गया है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टेट में। क्लियर है? नाउ अब तेलंगाना गवर्नमेंट का एम क्या है कि हमें तेलंगाना को टॉप 20 ग्लोबल एआई हब्स में प्लेस करना है बाय विच ईयर? बाय 2035। ये इनका एम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तेलंगाना एआई इनोवेशन हब जो है वो आपका स्टैब्लिश किया गया है और ये आपका इनॉग्रेट किसने किया था? आईटी मिनिस्टर जो हैं तेलंगाना के डी श्रीधर बाबू ने। और इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि तेलंगाना स्टेट ने बहुत सारे आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के साथ ये टाई अप किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। देन आईआईटी हैदराबाद के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड कुछ आपकी जो कंपनीज हैं उनके साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इन्फोसिस एंड अमेजोन के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एंड टू एंड silicon carbide semiconductor facility at Info Valley, Bhubaneswar. How much total investment has been made in this project? तो उड़ीसा के जो आपके सीएम है मोहन चरण मांझी जी जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस पे बन सकता है कि कहाँ पे ये आपकी जो है इनॉग्रेट की गई है? इन्फो वैली भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे लगाई गई है? तो ये लगाई गई है आपकी 2067 करोड़ की। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। अब ये क्या है? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि हम जो है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है इंडिया का, वो आपका जो है बूस्ट किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग कंपनी कौन सी थी आपकी? 6M प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। ठीक है, और इस कंपनी ने कोलैबोरेट किया था यूके की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 2067 करोड़ की है। ठीक है, लैंड की बात करें 23 एकड़ में ये आपका फैला है एंड दिस लैंड इज एलोकेटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो 60,000 सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स पर ईयर ये आपका प्रोड्यूस करेगा एंड 96 मिलियन पैकेज यूनिट्स एनुअली ये आपका देगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल डेट इसकी है 2027-2028। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हिंदुजा ग्रुप साइन अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ Andhra Pradesh to invest how much for energy, renewable power and electric mobility projects in the state? तो हिंदुजा ग्रुप ने अभी इन्वेस्टमेंट की है आपकी 20,000 करोड़ की। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किस चीज के लिए? एनर्जी, रिन्यूएबल पावर। ठीक है, मतलब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, इन सब चीजों के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली ये फंडिंग की गई है। और इस अग्रीमेंट के तहत हिंदुजा ग्रुप जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो इनका है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब विशाखापट्टनम में, उसको ये एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे 2 नई यूनिट्स ये जो है ऐड करेंगे ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट ईच। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप जो है ये सेटअप करेगा EV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मलावली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ये स्टैब्लिश करेगा स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क एंड सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब्स अनंतपुर, कुरनूल एंड अमरावती जैसी जगहों पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट? सो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने इरेडिकेट किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट? सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। केरला पहला स्टेट बना है
टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किया गया था पिनराई विजयन जो सीएम है आपके केरला के, ड्यूरिंग द स्पेशल ओकेजन ऑफ केरला लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुआ था। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट या एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट की, दोनों सेम चीज है। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था बाय दी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि केरला को हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री करें बाय 2025, ये इसका मेन एम था। अब यहाँ पे ओवर रुपीज 1000 करोड़ जो है स्पेंड किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड मॉनिटरिंग इस प्रोजेक्ट की गई थी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि नीति आयोग का जो 2023 मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका था, ठीक है, इसमें केरला जो था इट हैज द लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट इन इंडिया विच इज 0.55%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंडिंग हैज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एलोकेटेड फॉर इट्स कैंपस टैंक, इंडिया का बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लेड लॉन्च पैड है आपका फॉर द यंग इनोवेटर। तो रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने जो है एलोकेट किए हैं $6 मिलियन की फंडिंग। ठीक है, कितना? $6 मिलियन की फंडिंग टू द कैंपस टैंक। ओके, ये जो फंड है ये यूज किया जाएगा टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटरशिप एंड टू एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, इन सब चीजों में इस फंड को $6 मिलियन को ये यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओवर 1000 स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था इस इनिशिएटिव को, जिसमें से 10 स्टार्टअप जो हैं इन्होंने अपने आइडियाज यहाँ पे शोकेस किए थे और इनको फंडिंग भी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है इन्होंने लॉन्च किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एआई स्पेस को, विच फीचर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एआई पावर टूल्स to inspire young innovators to develop solutions which are for the real world challenges through research development and innovation. Okay, now next आपकी न्यूज है, रिसेंटली UNEP ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया है UNEP कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर ने विद सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में एस्टिमेट्स दिए गए हैं दैट द डेवलपिंग नेशन विल नीड 310 to 365 billion $, annually by 2035 for climate adaptation and which is about 12 times higher than the current global public adaptation finance जो आपका 26 बिलियन $, है। ठीक है, जो आपका बेसिकली 2023 में यहाँ पे हमने नोट किया था। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें 310 से 365 बिलियन $, जो है वो एनुअली हमें यहाँ पे चाहिए होंगे, मतलब डेवलपिंग नेशन को चाहिए होंगे बाय 2035 एनुअली हमें चाहिए ये। ठीक है, किसके लिए? क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिपोर्ट है इसने रिव्यू किया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को जो सेट किया गया था COP29 में, जो बाकू अजरबैजान में हुई थी, जिसमें टारगेट सेट किया गया था। इसने टारगेट क्या सेट किया था? 300 बिलियन $, एनुअली हमें खर्च करने हैं 2035, मतलब हमें ये चाहिए होंगे फॉर क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग नेशन। ठीक है, इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में जो ये अमाउंट है जो हम हर साल एनुअली खर्च करेंगे ये कम पड़ सकता है फॉर क्लोजिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस गैप। ठीक है, एज इन्फ्लेशन एडजस्ट नीड्स कुड राइज टू 440 to 520 बिलियन $, पर ईयर बाय 2035, मतलब हमें ये फंडिंग बाद में इन्फ्लेशन की वजह से रेस करनी पड़ेगी इतनी। ठीक है, फॉर क्लोजिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस गैप, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट की तो कुछ क्लाइमेट फंड हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एडेप्टेशन फंड हो गया, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हो गया एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। ठीक है, जिनकी वजह से जिन्होंने बेसिकली फंडिंग अपनी बढ़ाई है। पहले ये 494 मिलियन $, हमें देखने को मिली थी 2019 से 2023 के बीच में, बट इन 2024 ये फंडिंग हमारी नियरली 920 मिलियन $, तक पहुंच गई है। ठीक है, इसके साथ ही इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है दैट 172 कंट्रीज currently have at least one national adaptation policy, plan or strategy, but
36 इसमें से ऐसे हैं जो आउटडेटेड हैं आपके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, द रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन नेशनल अडेप्टेशन प्रायोरिटीज आर एक्सपेक्टेड, कि ये इंक्रीज करें फ्रॉम 5 बिलियन यूएस डॉलर जो करंटली आपका अमाउंट है टू दी 50 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर विद अ सपोर्टिव पॉलिसी एंड ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो आपकी रिपोर्ट है ये रिलीज की गई थी बिफोर COP30 जो आपकी चल रही है बेलम ब्राजील में, 10 नवंबर को शुरू हुई है, 21 नवंबर तक ये चलेगी, ठीक है। नाउ यूएनईपी की बात कर लेते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में लोकेटेड है और 1972 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, हाउ मच एनुअल फंडिंग विल डेवलपिंग नेशन रिक्वायर्ड बाय 2035 फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। अगर हमें क्लोज करना है क्लाइमेट एडेप्टेशन को तो हमें 310 से 310 से 365 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका है न्यूज, सेबी ने रिसेंटली आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे अपडेट की हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं, उसके बारे में देखते हैं। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है रिफॉर्म्स फॉर द निफ्टी बैंक इंडेक्स एंड रिलेटेड इंडेक्सेस, ठीक है, किस चीज के लिए, इंक्रीज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को, फाइन। अब ये एप्लीकेबल किस पे होगा, ये रिफॉर्म्स आपके अप्लाई होंगे नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस पे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, ठीक है, फिन निफ्टी हो गया आपका, इनमें ये एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे एक चेंज जो किया गया है मेजर, कि पहले इसमें सिर्फ 12 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे, अब यहाँ पे 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन एक्सिस बैंक आपका है, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और कोटक महिंद्रा बैंक है। अब यहाँ पे 2 और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वेट की अगर हम बात करें, वेट कैप एडजस्टमेंट की, तो अभी आपका टॉप स्टॉक वेटेज कितना है, 33% का है, और टॉप 3 स्टॉक कंबाइंड वेटेज आपका है 62% का। बट अब नए रिफॉर्म्स के बाद टॉप स्टॉक वेटेज जो है आपका ये 20% हो जाएगा एंड टॉप 3 स्टॉक्स का 45% हो जाएगा कंबाइंड, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बैंक एक्स एंड फिन निफ्टी जो है ये आपका, इसके लिए टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2025, वेयर एज बैंक निफ्टी के लिए ये 31 मार्च 2026 आपकी रखी गई है, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। एज पर द सेबीज reform introduced to the bank nifty index to enhance diversification and to reduce concentration risk, when is the final deadline for bank nifty to achieve full implementation of the new norms? तो ये आपका फुल इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, ये आपका अभी हमने पढ़ा 31 मार्च 2026 तक होगा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question है, which global chip maker joined India Deep Tech Alliance as a founding member and strategic advisor? तो रिसेंटली जो NVIDIA कॉर्पोरेशन है इसने ज्वाइन किया है इंडिया डीप टेक अलायंस को एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड स्ट्रैटेजिक एडवाइजर। इसके अलावा बाकी यहाँ पे मेंबर्स आपके कौन कौन से हैं, सेलेस्टिया कैपिटल, एसएल, ब्लूमे वेंचर, गाजा कैपिटल, प्रेमजी इन्वेस्ट एंड आपके नए मेंबर्स इसमें ज्वाइन हुए हैं जैसे आपका क्वालकॉम वेंचर्स, एक्टिवेट एआई, इन्फो एज वेंचर्स, देन आपका चिराटे वेंचर्स एंड कलारी कैपिटल, ओके। अब इस अलायंस की बात करें तो इस अलायंस ने अभी रिसेंटली रेज किए हैं ओवर 850 मिलियन यूएस डॉलर अमाउंट from its member and this funding aims to strengthen India's deep tech startup ecosystem जो सपोर्ट करेगा कंपनीज को जो फोकस करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो थर्ड राउंड है आपकी पीएलआई स्कीम का, ठीक है, फॉर द स्पेशलिटी स्टील, ये रिलीज किया गया था, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमारस्वामी, इनके द्वारा थर्ड राउंड लॉन्च किया गया है पीएलआई 1.2 नाम से ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। इसका एम क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ अ हाई वैल्यू एडवांस स्टील प्रोडक्ट ये हम बढ़ाएं, ठीक है, इसे बूस्ट करें, राइट। अब पीएलआई स्कीम जो है स्पेशलिटी स्टील के लिए इसको 2021 में जुलाई 2021 में अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा, जिसके लिए
6,322 करोड़ का बजट यहाँ पे आपका दिया गया था। एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसके लिए कितना दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे है मेकॉन लिमिटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, अब लॉन्च हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था, इसका पहला वर्जन। ठीक है, दूसरा वर्जन 1.1 2025 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। अब इसका थर्ड वर्जन यहाँ पे 1.2 नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो टोटल कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी पहुंच गई है 43,874 करोड़ की, और इसकी वजह से 30,760 डायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे जनरेट हुई हैं। इसके अलावा टारगेटेड स्पेशलिटी स्टील आउटपुट यहाँ पे हमारा है 14.3 मिलियन टन्स का। एंड एज ऑफ सितंबर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हुई है आपकी फर्स्ट 2 राउंड से ये है 22,973 करोड़ की। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड जो राउंड है इसकी बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन विंडो 30 डेज तक आपकी जो है खुली रहेंगी। और पोर्टल, किस पोर्टल से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, plymos.mecon.co.in से। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो कंपनी है वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इन्वॉल्व इन एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो जो पहली कैटेगरीज थी वही यहाँ पे सेम है, 22 सब कैटेगरीज अंडर दी 5 मेजर क्लस्टर, जैसे सुपर अलॉय एंड टाइटेनियम अलॉयज, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, देन कोटेड स्टील्स एंड अलॉय फॉर्जिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंसेंटिव की तो इंसेंटिव रेट आपका 4% से 15% का रखा गया है। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एंड लेवल ऑफ वैल्यू एडिक्शन जो अचीव आपने किया है, एडिशन अचीव किया है। ठीक है, इसके अलावा इंसेंटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड पे आउट जो है वो डिस्पर्स किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइसिंग बेस ईयर है वो अपडेट किया गया है, पहले फाइनेंशियल ईयर 20 था, अब ये फाइनेंशियल ईयर 26 यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ जॉइंट वेंचर एंड स्टेक होल्डर्स अग्रीमेंट दैट इज JV एंड SHA विद नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ दो यहाँ पे मतलब जॉइंट वेंचर बेसिकली साइन किया है 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला आपका है इनारुवा नेपाल टू न्यू पूर्णिया इंडिया 400 किलोवाट लाइन। ठीक है, तो ये आपका है 400 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसका रूट की बात करें तो 26 किलोमीटर नेपाल में रहेगा, 109 किलोमीटर ये इंडिया में रहेगा। ठीक है, एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है पावर एक्सचेंज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, मतलब काम क्या है, एनहांस करना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है लमकी जो दोधारा नेपाल में है टू दी बरेली इंडिया। ये भी आपका 400 किलोवाट लाइन का रहेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें 33 किलोमीटर का रूट नेपाल में रहेगा और 185 किलोमीटर का इंडिया में रहेगा। ठीक है, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 80% डेब्ट फाइनेंसिंग रहेगी, 20% इक्विटी फाइनेंसिंग इक्विटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एंड ये आपका कंप्लीट किया जाएगा बाय दी 2030। इसका कंस्ट्रक्शन आपका 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 जॉइंट वेंचर कंपनीज जो से एस्टैब्लिश कर रही हैं, अभी हमने पढ़ा, एक तो नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमारी पावर ग्रिड है। ठीक है, इनमें से एक जॉइंट वेंचर इंडिया में बनेगा, दूसरा आपका नेपाल में बनेगा। ठीक है, जो इंडियन वाला आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें पावर ग्रिड का जो परसेंटेज है वो रहेगा 51% एंड 49 फॉर नेपाल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेपाली ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो आपका दूसरा वाला जॉइंट वेंचर है इसमें 51% नेपाली कंपनी का रहेगा एंड जो 49% है वो पावर ग्रिड का रहेगा। तो एक आपका इंडिया में जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, दूसरा आपका नेपाल में एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है। Now next आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस लॉन्च द स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड ऑल्सो कॉल्ड कोयला शक्ति टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी
coordination and digital governance in a coal sector. Which organization developed this dashboard? तो recently हमारी जो कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है, इनके द्वारा रिलीज किया गया है कोयला शक्ति नाम का डैशबोर्ड। इस क्वेश्चन को आप जो है याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कोयला शक्ति का काम क्या रहेगा? ये मॉनिटर करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, और आपका मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की यहाँ पे बात की गई है कि जो काम है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, इस वजह से ये डैशबोर्ड आपका लाया गया है। डिजिटली काम होगा तो आप जो है इसको इजीली देख पाओगे, राइट, कि क्या काम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल आपको डिजिटली यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलती रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि किसने इसको डेवलप किया है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इस डैशबोर्ड को, ठीक है। अब जो डैशबोर्ड है, क्या नाम है? कोयला शक्ति नाम है। इट इज पावर्ड बाय यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप द्वारा इसको इट इज पावर्ड बाय दिस यूलिप। एंड डेवलपर कौन है? अभी हमने पढ़ा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कोल सेक्टर का, फॉर द कोल सेक्टर, एंड ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसकी डेवलपर है। इसका नाम क्या है पोर्टल का? कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल का मेन एम है डिजिटाइज करना लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसेस को फॉर द कोल प्रोजेक्ट, इंश्योर करना इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड कंपनसेशन फॉर ऑल अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, एंड सर्व करना यूनिफाइड डिजिटल डेटाबेस लैंड रिकॉर्ड्स का, रियल टाइम ट्रैकिंग करना पेमेंट्स की एंड लैंड मैनेजमेंट की, और एनहांस करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड टू रिड्यूस प्रोसीजरल डिलेस। ओके, ये सारा इसका काम रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया था 14th कॉमर्शियल कोल माइन ऑक्शन को, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोविजन एंड न्यू ब्लॉक्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द कोल सेक्टर, ठीक है। इसका काम क्या है? ये बूस्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एंड पार्टिसिपेशन इन इंडिया कोल सेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की, जिन्होंने कोयला शक्ति को डेवलप किया है। इसके एमडी एंड सीईओ है रजत कुमार सैनी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the new vegetable and flower seed processing and packaging unit of National Seeds Corporation at a Pusa complex, New Delhi, Delhi. What is the processing capacity of this new seed plant? तो जो नया सीड प्लांट है इसकी कैपेसिटी आपकी है 1 टन सीड पर आवर, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी अभी हमने डिस्कस कर ली, एंड इसका फंक्शन क्या रहेगा? क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग सीड्स एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या रहेंगे? मिनिमल वेस्टेज होगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, इंप्रूव्ड सीड प्योरिटी, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन रेट्स, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर ने 5 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो आपके इनॉग्रेट किए थे। एक बरेली में है, दूसरा धारवाड़ कर्नाटका, हसन फ्रॉम कर्नाटका एंड सूरतगढ़ राजस्थान से, एंड रायचूर फ्रॉम कर्नाटका। तो ये 5 जगहों पे 5 नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है। देन इनकी कंबाइंड कैपेसिटी आपकी 4 टन पर आवर की है। पर्पस क्या है? इंश्योर करना farmers across India to get high quality certified seeds to boost agricultural productivity, ठीक है। ये फीचर करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कि ये यहाँ पे यूज की जाए एडवांस टेक्नोलॉजीज सीड प्रोसेसिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए एंड पैकेजिंग के लिए। एंड ही ऑल्सो लॉन्च सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम एंड एन ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ इससे क्या होगा? ये हमें ये बेसिकली हेल्प करेगा मॉनिटर करने में, प्लांट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में क्वालिटी सीड्स को, ठीक है। ये इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी इन अ सीड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई चेन्स अंडर दिस नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म क्या है? यहाँ पे इजी वे रहेगा परचेज करने का, मतलब फार्मर्स इजीली परचेज कर पाएंगे क्वालिटी, हाई क्वालिटी सीड्स को, ठीक है। डायरेक्ट बुकिंग और परचेज यहाँ पे आप कर सकते हो ऑफ अ सर्टिफाइड सीड्स।
देन डिलीवरी जो है वो टाइमली आपके पास होगी, और जो पहले बिचौला यहाँ पे होता था वो भी अब हट जाएगा, ठीक है, जो पैसे खा के आपको बोलता था हाई क्वालिटी सीड दूंगा बट देता नहीं था, तो ये जो फ्रॉड वाली चीज होती थी वो भी नहीं होगी, और यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, फार्मर्स की। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम आपका हुआ था रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में, एंड ये हनोई वियतनाम में आपका हुआ था, राइट। अब इसे होस्ट किसने किया था? वियतनाम ने, इन कोलैबोरेशन विद यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये हुआ था, और इसमें साइनिंग पीरियड आपका था 25 से 26 अक्टूबर 2025, एंड एक्सटेंडिंग साइनिंग पीरियड जो है ये आपका 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब ये जो कन्वेंशन हुआ था इसका मेन एम क्या था कि हम एक यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करें, किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑनलाइन ऑफेंसेस को, ठीक है, ऑफेंसेस को, जैसे आपका रैंसमवेयर हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स अगर हो गए तो उनकी यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि कैसे इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, ठीक है। नाउ जो ये फ्रेमवर्क है इसको साइन किया है ओवर 60 कंट्रीज ने, ठीक है, शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कमिटमेंट, एंड जो ये फ्रेमवर्क है इट इज अडॉप्टेड बाय यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 24 दिसंबर 2024 को, ठीक है। Establishing the first universal legal framework for investigating and prosecuting online offenses, जैसे अभी हमने डिस्कस किया रैंसमवेयर, आपका रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, नॉन कंसेंशनल शेयरिंग ऑफ इंटीमेटेड इमेजेस एक्सेट्रा, ये सारे हो गए जो, ठीक है। ये आपका इफेक्ट में कब आएगा? 90 डेज आफ्टर द 40th रेटिफिकेशन, ठीक है। की प्रोविजंस इसमें है क्रिमिनलाइजेशन कि यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपके सेट किए जाए टू क्रिमिनलाइज साइबर डिपेंडेंट एंड साइबर इनेबल्ड ऑफेंसेस, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे फैसिलिटीज आपकी हो क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड 24/7 कॉर्पोरेशन नेटवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंश्योर किया जाए प्राइवेसी, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर रिस्पेक्टेड व्हाइल एनफोर्सिंग द लॉ, ठीक है। देन ग्लोबल रिविलेंस, it address a $10.5 trillion global cybercrime threat and strengthen capability in developing nation। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी इसके अंदर, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, which country hosted the UN Convention against Cybercrime and which UN office collaborated? तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? वियतनाम ने होस्ट किया था, एंड इन कोलैबोरेशन विद UNODC, ओके। सो आंसर है आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, दैट इज UNODC जो है, इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गादा फतेह वली, एंड इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने अप्रूव किया है प्लान 15,095.83 करोड़ का प्लान इन्होंने अप्रूव किया है, किसके लिए? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स फ्रॉम फार्मर्स इन तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश फॉर द खारिफ 2025-2026 सीजन के लिए, ठीक है। अब जो प्लान है इसमें इन प्लान्स को अप्रूव किया गया है अंडर दी PM आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत, एंड आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसके अदर स्कीम्स के साथ, ठीक है। इनको अप्रूव किया गया है, ठीक है। एम क्या है? एंश्योर करना बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स, प्रोटेक्ट करना फार्मर्स की इनकम फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है, एंड सपोर्ट करना आत्मनिर्भर भारत को, भारत विजन को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा आपका, ठीक है। एक तो नफेद, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला है? दे विल प्रोक्योर 100% ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर दाल प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, ठीक है। स्टेट वाइज की बात करें, स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट अप्रूवल की, तो पहला आता है आपका तेलंगाना, जिसमें मूंग दाल का प्रोक्योरमेंट आपका रहेगा 25% ऑफ अ टोटल प्रोडक्शन विच इज 4,430 मेट्रिक टन्स, ठीक है, अंडर दी प्राइस सपोर्ट स्कीम, एंड इसका अमाउंट रहेगा आपका ₹38.44 करोड़ का, ठीक है। उड़द दाल का 100% प्रोक्योरमेंट बताया गया है, एंड सोयाबीन का 25%। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे अरहर दाल का प्रोक्योरमेंट रहेगा 100% ऑफ प्रोडक्शन
ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में मूंग दाल, उड़द दाल और सोयाबीन का बताया गया है, और मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन का, ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं पीएम आशा स्कीम की, तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था इंश्योर करना रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स के लिए एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट इसके हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय नफेद एंड एफसीआई, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी पल्सेस, ऑयलसीड, कोपरा को डायरेक्टली एट दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। देन प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यहाँ पे है इसकी कंपोनेंट, तो इसमें फार्मर्स जो है ओपन मार्केट में अपना सामान जो है वो सेल कर सकते हैं। इफ मार्केट प्राइसेस लेस देन एमएसपी, जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पे किया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। ऐसे ही पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम जो है ये भी आपके इसमें आती है, विच इनेबल्स प्राइवेट प्लेयर्स they can participate into the procurement at the minimum support price at the selected district of crops, ठीक है। Now इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। So how much amount was approved by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for procuring pulses and oilseed for the Kharif 2025-2026 season? So it is your 15,095.83 crore, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is option number C. Now next question है, the Department of Legal Affairs announced the integration of LIMBS with the PFMS, Public Financial Management System, to create end-to-end e-bill system for advocate fee dispersal. What does LIMS stands for? What does LIMBS stands for? तो recently आपका जो Department of Legal Affairs है, which comes under the Ministry of Law and Justice, इन्होंने अनाउंस किया है ये इंटीग्रेट करेंगे LIMBS को, which is लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। इसको ये इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। किस चीज के लिए? टू क्रिएट एंड टू एंड ई बिल सिस्टम फॉर एडवोकेट फी डिसबर्सल, जिससे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी एंड टाइमली डिस्बर्समेंट होगा आपकी एडवोकेट फी डिसबर्सल का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian chef and entrepreneur known for promoting sustainable food and nutrition through his Nutri Pathshala initiative was honored as one of the top agri pioneers by the World Food Prize Foundation? तो recently इनमें से कौन से शेफ हैं एंड एंटरप्रेन्योर है जिनको टॉप एग्री फूड पायोनियर्स की लिस्ट में आपका इंक्लूड किया गया है बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन? सो आंसर आपका आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजीव कपूर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो एक शेफ है, ह्यूमैनिटेरियन है एंड एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की, टॉप एग्री फूड पायोनियर्स की लिस्ट की। तो इसे आपका लॉन्च किया गया था 2024 में बाय दी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। इसका मेन एम क्या है? हाईलाइट करना ऐसे लोगों को जो आपके मतलब ऐसे लोगों को हाईलाइट करना जिनका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे अच्छा है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फूड सिस्टम्स। इनमें से आपकी कौन कौन से फील्ड से इस लिस्ट में लोग जो हैं वो आपके जुड़ते हैं? रिसर्च की फील्ड में हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिसी, तो ये सारी फील्ड्स हैं, वेरियस फील्ड से इस लिस्ट में लोग ऐड किए जाते हैं। अब इंडिया से एक तो संजीव कपूर जी हो गए, इसके अलावा यहाँ पे अदर रेसिपिएंट कौन कौन से थे? एक आपके हैं अभिजीत घोष जो साइंटिस्ट हैं एट द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी से, ठीक है। दूसरा आते हैं आपके डॉक्टर मंजूर हुसैन दर जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आपके इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में। देन डॉक्टर बुद्धुपल्ली मरुथी प्रसाना जो रीजनल डायरेक्टर हैं आपके इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर के फॉर द एशिया, ठीक है। इसके अलावा आदित्य मूर्ति जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हुए थे, हु इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ भूमित्रा, ओके। अब इस बार जो 2025 की आपकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, इसमें 39 चेंज मेकर्स आपके थे फ्रॉम दी 27 कंट्रीज, ओके। नाउ वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है मशाल हुसैन एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका लोवा यूएसए में, और 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की। Now next आपको क्वेश्चन है, which city is known as a diamond city of India because it is a major hub for diamond cutting and polishing, handling about 90% of world's polished diamonds? तो इनमें से कौन सी सिटी है जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका है इट इज सूरत, ठीक है। सूरत
को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अदर सिटीज जैसे आपका जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर, ठीक है। जमशेदपुर जो है ये स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही जो हावड़ा है वेस्ट बंगाल में, इसे ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 47th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट, जो कुआलालंपुर कन्वेंशन सेंटर में आपकी हुई थी, विच इज लोकेटेड इन दी कुआलालंपुर मलेशिया। ओके, सो कौन सा पॉइंट आपका इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस समिट की थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्फसाइजिंग ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है, इस इवेंट के दौरान, इस समिट के दौरान तिमोर लेस्टे जो है इसने फॉर्मली ज्वाइन किया है एज अ 11th मेंबर ऑफ एशियन ड्यूरिंग द 47th एशियन समिट। नेक्स्ट है जो समिट थी, इट सॉ द एडॉप्शन ऑफ अ कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी, एम्फसाइजिंग एशियन सेंट्रलिटी एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इस समिट के दौरान फीफा ने 5 ईयर का एमओयू साइन किया है एशियन के साथ एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ फीफा एशियन कप, a regional football tournament for all ASEAN member association, and the last says all are correct। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है इट इज करेक्ट बिकॉज ये सारे ए बी सी डी ऑप्शन जो हैं दे ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस समिट। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं एशियन की। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है। करंट सेक्रेटरी जनरल के हैं काओ किम हॉग एंड इसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो 47th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट हुई थी, 26 से 28 अक्टूबर तक की थी, ठीक है। इसको चेयर किया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो मलेशिया के पास थी। अभी इसे फिलीपींस को हैंडओवर किया गया है, ठीक है। अब एशियन मेंबर्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए गए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ब्रूनी होगा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ये सारे थे इसमें, ठीक है। न्यू मेंबर कौन सा ऐड हुआ है, तिमोर लेस्टे ऐड हुआ है, अभी हमने पढ़ा। देन डायलॉग पार्टनर्स कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए, दे ऑल आर डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था, डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था इंडिया को, और पीएम मोदी जी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था बट वर्चुअली किया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे इंडिया द्वारा किए गए हैं, जैसे इंडिया होस्ट करेगा आपके EAS मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल लोथाल गुजरात में, ठीक है। ऐसे ही इट हैज प्रपोज्ड द 7th EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। देन 2026 को यहाँ पे अनाउंस किया गया है एज अ एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड कॉल फॉर अर्ली रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये सारे अनाउंसमेंट इंडिया द्वारा यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी समिट्स और मीटिंग्स आपकी हुई थी, जैसे ASEAN+1 समिट हुई थी, एशियन विद इट्स डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। ASEAN+3 समिट यहाँ पे हुई थी, ईस्ट एशिया समिट आपकी हुई थी, ठीक है। इसकी 20th एनिवर्सरी थी यहाँ पे। फिर एशियन UN समिट हुआ था, एशियन न्यूजीलैंड कॉमरेटिव समिट आपका हुआ था फॉर मेकिंग 50 years ऑफ डायलॉग रिलेशन। देन 5th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट आपका था। 3rd एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी लीडर्स मीटिंग आपका यहाँ पे हुआ था एंड एशियन इंडिया समिट 2025 यहाँ पे हुआ था इस समिट के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो 22nd एशियन इंडिया समिट था, इसमें पीएम मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और इसका की फोकस था ऑन रिव्यूइंग एशियन इंडिया रिलेशन एंड स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। सोशियो कल्चर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया और एशियन जो है इन्होंने रीअफर्म किया है कमिटमेंट अंडर द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी पिलर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट लीडर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टूरिज्म, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड टू प्रिजर्व कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, एशियन इंडिया ईयर ऑफ द मैरीटाइम कॉर्पोरेशन 2026 को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जो फोकस करेगा ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, ठीक है। इसके अलावा 400 प्रोफेशनल्स जो आपके हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एशियन पावर ग्रिड, यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके एक्सटेंड किए गए हैं टू दी तिमोर लेस्टे, इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा कॉपरेशन इन एजुकेशन फील्ड, एनर्जी फील्ड, साइंस एंड टेक, देन आपका फिनटेक, कल्चर, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स पे। ठीक है, कुछ एमओयूज भी यहाँ पे साइन हुए हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा कि फीफा ने 5 साल का एमओयू साइन किया है एशियन कंट्रीज के साथ फॉर स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर लॉन्चिंग फीफा एशियन कप। ठीक है, देन चाइना एंड एशियन जो है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है फॉर अपग्रेडिंग एशियन चाइना फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे अभी हमने एक और चीज पढ़ी कि कुआलालंपुर डिक्लेरेशन जो है वो हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, एशियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी। इसके तहत यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इट विल अपहोल्ड द इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर, ये सपोर्ट करेगा एशियन सेंट्रलिटी को, प्रमोट करेगा पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर को, एंड इट विल एनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है डिक्लेरेशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन एआई सेफ्टी नेटवर्क, जो प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूज, कि हम एआई का जो यूज है वो सही तरीके से करें, रिस्पॉन्सिबल वे में करें। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन मिनरल डेवलपमेंट विजन, तो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मिनरल सोर्स डेवलपमेंट जो है वो किया जाए, तो यही था इसमें। ठीक है, चेयरमैनशिप की बात करें तो अभी मलेशिया के पास थी 2025 की, 2026 की ये फिलीपींस को दे दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, सो जो 48 एशियन समिट आपका होगा इसे होस्ट कौन करेगा? फिलीपींस इसे होस्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी रेट्स, किसके लिए? राबी 2025-2026 सीजन के लिए। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में ये अप्रूवल दिया गया था एंड ये इफेक्टिव आपका हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये आपका रहेगा। ठीक है, टोटल टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट आपकी है 37,952.29 करोड़ की एंड इट इंक्रीज, ये अगर खारिफ सीजन से कंपैरिजन करें तो इट शोज इंक्रीज ऑफ 736 करोड़। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना स्मूथ अवेलेबिलिटी ऑफ की फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है, हमारे फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके फर्टिलाइजर जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएं। ठीक है, वो अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड किए जाएं एंड टू प्रमोट बैलेंस न्यूट्रिएंट यूसेज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फर्टिलाइजर कवर्ड की बात करें तो 28 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर इसमें आपका है पीएनके। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है आपका डायमोनिया फॉस्फेट एंड वेरियस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर ग्रेड्स इसमें शामिल आपके हैं। इसके अलावा सब्सिडी रेट्स की अगर हम बात करें आपका पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट तो नाइट्रोजन 43.02 है, फॉस्फोरस 47.96, पोटाश आपका है 2.38 एंड सल्फर आपका है ₹2.87। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो सब्सिडी है ये प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्टली टू दी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स एंड ये इंश्योर करेगा स्टेबल मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस फॉर आवर फार्मर्स। ओके, नाउ रेट्स जो हैं दे आर कैलकुलेटेड पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन पीएनके फर्टिलाइजर एंड रिवाइज किए जाएंगे पीरियोडिकली बेस्ड ऑन द ग्लोबल प्राइसेस, इन्वेंट्री एंड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, नाउ अब बात करें एनबीएस स्कीम की तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2010 में लाई गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है, इंश्योर करता है अफोर्डेबल फर्टिलाइजर एंड इंकरेज करता है बैलेंस न्यूट्रिएंट यूसेज को, अभी हमने कवर किया ये। ठीक है, अब क्रॉपिंग सीजन की बात करें इंडिया में तो कितने टाइप की आपकी होती हैं? राबी, खारिफ एंड जायद। ठीक है, राबी आपके अक्टूबर से मार्च तक, वीट एंड मस्टर्ड इसमें आ जाता है। खारिफ की बात करें तो राइस एंड मेज इसमें होता है जून से अक्टूबर। देन मार्च से जून में आपकी आ जाती है जायद, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जैसे आपकी वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर द अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी 2025-2026 व्हाट इज द सब्सिडी पर केजी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस के लिए पर केजी की सब्सिडी यहाँ पे बताई गई है आपके 47.96 की। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रशिया रिसेंटली टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर्ड अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल Poseidon, also known as Canyon by NATO. What is the approximate strike range of this UUV, which is your underwater vehicle?
ठीक है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। तो बेसिकली एक अंडर वाटर ड्रोन आपका यहाँ पे टेस्ट किया गया है। इट इज योर न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर्स की है, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,000 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज है। एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी लेंथ है 20 मीटर्स की, इट्स डायमीटर इज 1.8 मीटर, 100 टर्न्स का इसका वेट है एंड मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई हैज लॉन्च एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम फॉर अनक्लेम डिपॉजिट। तो आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम अनक्लेम डिपॉजिट के लिए। इसका मेन एम क्या है कि बैंक्स को एनकरेज करना कि वो एक्टिवली परस्यू करे कस्टमर और डिपॉजिटर्स को फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ देयर इनकॉर्पोरेटिव अकाउंट। मतलब जो अकाउंट ये यूज नहीं कर रहे हैं या बंद हो गया है उसको रीएक्टिवेट किया जाए and return their unclaimed amount lying with the depositor education awareness, that is DEA फंड में जो इनका अमाउंट है अनक्लेम्ड अमाउंट उसको रिटर्न किया जाए कस्टमर को। तो बेसिकली हमारी भलाई के लिए ये स्कीम आरबीआई ने लॉन्च की है, ठीक है, कि टाइमली और एफिशिएंट मैनर में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। ठीक है, द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, जितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसकी जो गिनती है वो थोड़ी कम हो आपकी। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि ये एप्लीकेबल है सारे बैंक्स पे रजिस्टर्ड अंडर द डीईए फंड स्कीम। द स्कीम कवर्स ऑल इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू द डीईए फंड दैट रिमेन अनसेटल्ड। ड्यूरेशन इसकी है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। एक साल का ये स्कीम लॉन्च की गई है कि भाई जिसका पैसा फंसा हुआ है वो सारा आप ले लीजिए। ठीक है, नाउ सबमिशन प्रोसेस जो है इसके लिए क्या आपकी चीजें रहेंगी वो देखते हैं। जैसे बैंक मस्ट सबमिट पे आउट क्लेम्स टू द आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पे इन्हें पे आउट क्लेम्स यहाँ पे सबमिट करना होगा विद इन 1 मंथ ऑफ द क्वार्टर्स एट। ठीक है, आरबीआई विल सेटल द क्लेम विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। पे आउट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेंटिव पे आउट है दैट विल बी गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अकाउंट remained inoperative, the amount of deposit in such account। जैसे up to 4 years है then 5% of amount और ₹5,000 whichever is lesser। ठीक है, नेक्स्ट है 4 to 8 years रहेगा 6% मिलेगा यहाँ पे और 10,000 जो भी कम होगा। देन 8 to 10 years 7% of the amount और 15,000 whichever is less। देन 10 year एंड अबव अगर रहता है तो 7.5% का यहाँ पे रहेगा 7.5% ऑफ द अमाउंट और दी 25,000 इनमें से जो कम रहेगा। ठीक है, अब हमने बात की इन ऑपरेटिव या फिर आपके अनक्लेम डिपॉजिट की। तो ये होते क्या है, वैसे तो आप सभी को पता है, रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सेविंग आपका मतलब बैंक में जो सेविंग अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो इन ऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है, दैट मीन्स इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years तो उसको हम डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव बोल सकते हैं। ये आपका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट की बात करें तो आपका ऐसा डिपॉजिट दैट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और टर्म डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड है फॉर दी 10 years आफ्टर मेच्योरिटी दे आर ट्रांसफर्ड बाय बैंक्स टू दी डीईएएफ फंड और इसको ही वापस लेने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, और इस डीईए फंड जो आपका है इसको मेंटेन कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आरबीआई से मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 28 अक्टूबर 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है एज अ शेड्यूल्ड ए? पहले शेड्यूल बी था, नाउ इट इज अपग्रेडेड टू शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो इसका नाम आपका है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो आपकी एनटीपीसी की सब्सिडी है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एज ऑफ 31 मार्च 2024 टोटल शेड्यूल सीपीएससीज कितने हैं इंडिया में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024? इट इज 191, जिसमें से 73 आपके शेड्यूल ए हैं, 67 शेड्यूल बी, 45 शेड्यूल सी एंड 6 आपके शेड्यूल डी में है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंडिया एनर्जी लिमिटेड की इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है एंड इसे 2022 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ $75 million लोन विद ecom एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड
टू सपोर्ट कॉफी सप्लाई चेन्स इन एशिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 75 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अग्रीमेंट साइन किया है ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल कॉप लिमिटेड के साथ? तो इट इज योर JICA, जापान की आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट ईकॉम के साथ साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉफी की बात हो ही रही है, तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, नाउ अंडर दिस जो JICA है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इट इज द फर्स्ट वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट स्टेबल कॉफी सोर्सिंग फ्रॉम 6,000 प्लस फार्मर्स इन इंडिया, इंडोनेशिया, पेपुआ न्यू गिनिया एंड वियतनाम। एंड यहाँ पे को फाइनेंस कौन कर रहा है इस लोन को? इट इज को फाइनेंस बाय द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च प्रयास, India's first integrated neuro rehabilitation center at which of the following Ayurveda institutes on occasion of a 10th Ayurveda Day? आयुर्वेदा डे आपका कब मनाया जाता है? इस बार हमने जो है इसे 23 सितंबर को मनाया है। पहली बार इसकी फिक्स डेट जो है डिसाइड की गई थी, और इससे पहले धनवंतरी डे जो आपका होता है बेसिकली, जिस दिन आपका धनतेरस होता है, उस दिन आयुर्वेदा डे आपका मनाया जाता था। ठीक है, नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट जो आपका है आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रयास को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था प्रयास को आपके गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नई गाइडलाइंस इशू की है अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। ठीक है, इस गाइडलाइंस को इशू करने का मेन एम क्या है? जो डिपॉजिटर है इसके जो राइट्स हैं उसको फ्लेक्सिबल किया जाए। ठीक है, बाय गिविंग देम मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द नॉमिनेशन फॉर। जैसे आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो नॉमिनी यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके बाद पैसा किसको मिलेगा, राइट? सो इसी में ही कुछ चेंजेस किए गए हैं। फॉर द बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर्स, असेट इन अ सेफ कस्टडी। ठीक है, जो प्रोविजन है दे आर अंडर द सेक्शन 10, 11, 12, 13। ठीक है, और ये इफेक्ट में आएंगे 1 नवंबर 2025 से। ओके, मतलब आ गए हैं। ओके, नाउ अब की फीचर्स यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउ किया गया है, मतलब जो कस्टमर है वो अब एक से ज्यादा पर्सन को नॉमिनेशन यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अप टू 4 पर्सन की यहाँ पे लिमिट दे दी है। नॉमिनेशन जो है वो साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली 2 टाइप से किए जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा जितने नॉमिनी उसने यहाँ पे रखे हैं उन सबको मिल जाए। सक्सेसिवली में क्या होगा कि जो पर्सन है उसकी डेथ के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसने रखी होगी, जैसे वाइफ उसने रखी है या स्पाउस उसने रखा है, तो स्पाउस को पैसा मिलेगा। स्पाउस अगर डेथ हो जाती है स्पाउस की, आफ्टर दैट जो सेकेंड नॉमिनेशन होगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सक्सेसिवली वाला होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा। ठीक है, अब ये जो मूव है ये सिंप्लीफाई करेगा क्लेम सेटलमेंट को एंड इंश्योर स्मूदर ट्रांसमिशन ऑफ असेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट की। पहला यहाँ पे क्या था? बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए जो डिपॉजिटर है उसके पास चॉइस है कि वो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन या सक्सेसिव नॉमिनेशन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है आपका आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी एंड लॉकर। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि जो आपका नॉमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और सक्सेसिव दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन जो है इसमें 4 नॉमिनी आप कर सकते हो, अप टू 4 नॉमिनीज यू कैन अपॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, जो डिपॉजिटर है दे मस्ट स्पेसिफाई ईच नॉमिनीज शेयर ऑफ परसेंटेज। जैसे एक पर्सन है अनुज, ठीक है, अनुज ने पहला नॉमिनेशन किया वाइफ का, ठीक है, दूसरा इसके पहले बेटे का फर्स्ट सन, तीसरा आपका हो गया सेकंड सन। ठीक है, तो ये 3 नॉमिनेशन इसने कर दिए, तो पैसा किसमें कितना बटना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल इसने वाइफ के लिए 50% रखा, 25% रख दिया फर्स्ट बेटे के लिए और 25% रख दिया सेकंड बेटे के लिए। तो ये इसने परसेंटेज दे दी नॉमिनेशन की, इस तरीके से इतना परसेंटेज सब में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आ जाता है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में। इससे ट्रांसपेरेंट चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन में। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो अप टू 4 नॉमिनीज। ठीक है, पर
यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ऑन द डेथ ऑफ अ वन नॉमिनी नेक्स्ट नॉमिनी इन ऑर्डर बिकेम ऑपरेटर। जैसे इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। पहला वाइफ है, अनुज ने अपनी वाइफ को फर्स्ट नॉमिनी यहाँ पे बनाया था, मतलब इसके डेथ के बाद वाइफ को पैसा मिलेगा। वाइफ की डेथ हो जाती है तब जाके फर्स्ट बेटे को पैसा मिलेगा, और आफ्टर दैट ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा सेकेंड बेटे के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका सक्सेसिव नॉमिनेशन। क्लियर हुआ? नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन टाइप्स इंट्रोड्यूस अंडर द एक्ट। पहला आपका कह रहा है simultaneous nomination allows the depositor to nominate multiple person at once and specify their entitlement share. दूसरा कह रहा है successive nomination ensure that the next nominee became operative only upon the death of the previous nominee. Third statement says both types of nomination are permitted for deposit accounts, lockers and asset in a safe custody. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। तो पहली वाली तो करेक्ट है, ठीक है, शेयर अपना बताना है और आपके नॉमिनी जो है उनका नाम बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। सक्सेसिव वाले में भी आपका सही बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट आ जाती है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दोनों ही नॉमिनेशन आपके अलाउ किए गए हैं, डिपॉजिट अकाउंट में भी, लॉकर में भी, और असेट इन सेफ कस्टडी में। वेयरएस लॉकर एंड असेट में आपका सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्लियर है? Now next question है, the Uttar Pradesh government has announced the creation of its 76 district by merging parts of Aligarh and Bulandshahr district. The new district has been named after which former chief minister of Uttar Pradesh? तो recently यहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है, जिसमें कुछ पार्ट अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहेगा और कुछ पार्ट रहेगा बुलंदशहर का। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उसका नाम क्या रखा गया है? कल्याण सिंह नगर, विच इज नेम्ड आफ्टर दी कल्याण सिंह, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आपके उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने 2 बार एज अ सीएम सर्व किया है। ठीक है, 1991 से लेकर 1992 के बीच में, और फिर 1997 से 1999 के बीच में। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये रहेगा? कल्याण सिंह नगर। ओके, यहाँ पे आप कल्याण सिंह जी की इमेज देख सकते हैं। Now next question है, which company partnered with OpenAI to enable a digital wallet integration in a ChatGPT? तो recently PayPal जो है, ठीक है, recently PayPal ने पार्टनरशिप की है OpenAI के साथ for enabling a digital wallet integration in a ChatGPT. Okay. Now next up question है, Bharat Petroleum Corporation Limited signed an MOU with which company to explore collaboration for its upcoming greenfield refinery and petrochemical complex in Andhra Pradesh? तो रिसेंटली BPCL ने इनकी अपकमिंग ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के लिए कोलैबोरेशन किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। एंड जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये आपका रहेगा नियर रामायापट्टनम पोर्ट, जो आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। एंड इसकी रिफाइनरिंग कैपेसिटी आपकी 9 to 12 मिलियन टन्स पर एनम रहेगी। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ बताई जा रही है इट इज 1 लाख करोड़, और ये ऑपरेशनल आपका होएगा फाइनेंशियल ईयर 2029-2030 तक। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल इंक्लूड 1.5 मिलियन टन्स पर एनम इथाइलिन क्रैकर यूनिट, जो फर्स्ट आपकी रहेगी इन दी सदर्न इंडिया साउथ। ठीक है, एंड विद अ 35% पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। ओके, now next up question है, which of the following bank have been designated as a lead institution to establish the Indian Digital Payment Intelligence Corporation IDPIC? तो recently यहाँ पे 2 ऐसे बैंक आपके सेलेक्ट किए गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं, जो लीड करेंगे आपके इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को। तो इनका नाम है, एक तो आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आ जाता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये दोनों लीड इंस्टीट्यूशन आपके जो है सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब IDPIC है क्या? इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन क्या है? इसका काम क्या रहेगा? ये डिटेक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, अब इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? AP होता कमिटी जो है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस इंस्टीट्यूशन को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, AP होता कमिटी ने, एंड इट इज अ सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी एंटिटी।
ठीक है। अब ये डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रियल टाइम बेसिस पे, स्ट्रेंथन करेगा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम, स्टैब्लिश करेगा शेयर इंटेलिजेंस नेटवर्क फॉर अ क्विक इंटर बैंक रिस्पॉन्स टू साइबर थ्रेट्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल एंड फंडिंग की बात करें तो ऑथराइज कैपिटल इसकी आपकी है 500 करोड़ की, पेड अप कैपिटल आपकी रहेगी 200 करोड़ की, और यहाँ पे दो लीडिंग बैंक है, इनकी सीड फंडिंग रहेगी 10 करोड़ की। ठीक है, एसबीआई की 10 करोड़ की और बैंक ऑफ बड़ौदा की 10 करोड़ की। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी इसमें रहेंगे। ठीक है, इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है, आरबीआई ने दिया है। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशन है आपका, ये जो एंटिटी है, ये यूज करेगी एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, डिटेक्ट करने के लिए अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी और आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल फ्रॉड बिफोर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन। ठीक है, मतलब ये साइबर फ्रॉड से हमें बचाने का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा रियल टाइम अलर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं इनको रियल टाइम अलर्ट सिस्टम यहाँ पे भेजा जाएगा ऑन पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, एंड ये हमें हेल्प करेगा इन प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉसेस बाय स्टॉपिंग और फ्लैगिंग द ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली। ओके, नेक्स्ट है आपकी बात करते हैं, इसी टाइप के कुछ इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए हैं, मतलब पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे MuleHunter.ai है जिसको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने डेवलप किया है। ठीक है, एंड इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, डिटेक्ट करना म्यूल अकाउंट को यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट जो स्कैमर मिसयूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए इलीगल मनी को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे अकाउंट भी यूज किए जा सकते हैं एज अ म्यूल अकाउंट। कैसे कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो इलीगल मनी के लिए, मतलब ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, खासकर बुजुर्ग लोगों के साथ ये चीज की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इजीली अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो सिस्टम है ये कौन से बैंक्स ने अडॉप्ट किया है, जैसे कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी आपका है। ठीक है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, कॉम्बैक्टिंग साइबर क्राइम। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इनमें से एक वैरायटी है ऑरेंज की जिसको जीआई टैग मिला है इन मंथ ऑफ नवंबर। सो ये कौन सी आपकी वैरायटी है, तो इट इज दार्जिलिंग मैड्रिन ऑरेंज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक है, इससे पहले वेस्ट बंगाल को डाले खुरसैनी जो एक चिली आपकी होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप रेड चिली, इसको जीआई टैग मिला था और इन्होंने ये शेयर किया था सिक्किम के साथ। ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को डाले खुरसैनी जो है इसके लिए जीआई टैग मिला था। ठीक है, इन द ईयर 2021। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जापानीज फिनटेक फर्म लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन, ताकि ये क्रिएट कर सके डिजिटल वर्जन ऑफ अ जापानीज येन। तो आंसर हियर इज JPYC इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, JPYC INC जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन। ठीक है, ये आपका क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू जो है इट्स वैल्यू इज टाइड टू अ फियाट करेंसी। ओके, नाउ यहाँ पे वन जापानीज, मतलब बेसिकली जो JPYC आपका होगा ये आपका 1 जापानीज येन के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अंडर द आर्टिकल 124(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है अपॉइंट करते हैं। एंड इस बार 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करेंगे, जो करंटली सर्व कर रहे हैं BR गवई, जस्टिस BR गवई जो हैं उनको ये सक्सीड करेंगे। 24 नवंबर को इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है,
he must have served as a judge of high court or of 2 or more high courts in succession for at least 5 years. ठीक है, या फिर जो पर्सन है they must have practiced as a advocate of a high court, ठीक है, for at least 10 years. Then next आपकी क्या है, या फिर पर्सन जो है they must be distinguished jurist in the opinion of a president of India. ठीक है, इसके अलावा टेन्योर की बात करें तो वो स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता आपके सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए. ठीक है, बस यहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये इस पोजीशन पे रह सकते हैं अंटिल दे अटेन्स द एज ऑफ 65. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास पावर है कि ये इसे रिमूव, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 द dictionary.com named dash as its 2025 word of the year. तो रिसेंटली dictionary.com जो है इन्होंने 6-7 को, इट इज नॉट 67, इट इज 6-7 को अपना 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इट इज 6-7. और ये ट्रेंड बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उसी को यहाँ पे आपका वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है. ठीक है, तो सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे आजकल हर किसी पे हो रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर रिमूव्ड फ्रॉम द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2025. तो FATF का प्लेनरी सेशन हुआ था आपका. ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था, 4th एडिशन था, और इसी दौरान यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं FATF की ग्रे लिस्ट में. ठीक है, 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे एंड ब्लैक. ब्लैक वाली आपकी हाई रिस्क वाली होती है. ठीक है, और ग्रे लिस्ट की बात करें तो इसमें अभी रिसेंटली 4 कंट्रीज को हटाया गया है. एक आपकी नाइजीरिया है, दूसरा है साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, बुर्किना फासो. ठीक है, तो ये चारों को हटाया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से. अब कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसमें कुछ नाम मैंने आपको बता देती हूँ यहाँ पे. अल्जीरिया, एंगोला, बोलिविया, बुल्गारिया, कैमरून, कोटे डिवोरा, DR कॉन्गो, हैती, केनिया, लेबनान, नेपाल, वेनेजुएला, वियतनाम, ये सारे आपके आते हैं ग्रे लिस्ट में. ठीक है, इसके अलावा भी और भी कंट्रीज यहाँ पे हैं. अब बात करिए अगर ब्लैक लिस्ट की, जिसमें हाई रिस्क वाली होती है कंट्रीज, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान एंड म्यांमार, ये आपकी ब्लैक लिस्ट में आती है. ठीक है, इसके अलावा रशिया को यहाँ पे बहुत टाइम से सस्पेंड किया गया है FATF में, और अभी भी ये चीज कंटिन्यू की गई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. ठीक है, नाउ बात करते हैं इस प्लेनरी सेशन की. सो FATF का 4th प्लेनरी सेशन जो था 4th वाला था, और इसे पेरिस फ्रांस में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था 22 टू 24 अक्टूबर. ठीक है, एंड ये आपका जो है प्लेनरी सेशन किया गया था मैक्सिकन प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा डे एंडा मेड्राजा. ठीक है, अब यहाँ पे जमाइका एंड नाइजीरिया ने ज्वाइन किया था FATF प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स को फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद केनिया. ठीक है, अब यहाँ पे इस मीटिंग के इस प्लेनरी सेशन के क्या आउटकम्स थे, जैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है न्यू इवोल्यूशन रिपोर्ट फॉर बेल्जियम एंड मलेशिया अंडर द FATF's अपडेटेड असेसमेंट सिस्टम, जो फोकस करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, काउंटरिंग द प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे अप्रूव किया गया है न्यू ग्लोबल गाइडेंस फॉर हेल्पिंग नेशंस टू स्ट्रेंथन देयर फ्रेमवर्क फॉर रिकवरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन को. ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टूल टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग फाइनेंशियल क्राइम रिस्क फॉर AI एंड डीपफेक्स. ठीक है, होराइजन स्कैन. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं. FATF के करंट प्रेसिडेंट है एलिसा डे एंडा मेड्राजो फ्रॉम मेक्सिको. हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, और 1989 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ अ लाइफ साइकिल 75 एंड बैलेंस्ड लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द NPS एंड UPS अंडर द LC 75 अंडर द life cycle 75 investment option, the maximum equity exposure allowed is dash. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन आपका कर दिया है लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल का इन्वेस्टमेंट का हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अंडर द NPS एंड UPS. ठीक है, और इसके तहत LC 75 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है इसमें मैक्सिमम कितनी इक्विटी एक्सपोजर अलाउड होता है, तो इट इज 75. ठीक है,
LC 75 मीन्स 75% इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे आपका जो है अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉय को कि वो डिसाइड कर सकता है कि कितना अमाउंट जो है ऑफ देयर सेविंग आर इन्वेस्टेड इन दी इक्विटीज, देन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर एसेट्स, जो डिपेंड करेगा आपका ऑन द रिस्क एपेटाइट एंड एज। इसके अलावा और कौन से अवेलेबल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं, तो एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है स्टैंडर्ड पैटर्न जो डिफाइन किया हुआ है PFRDA ने। दूसरा है स्कीम जी नाम से 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये आपका रहता है, ठीक है। देन LC 25% इक्विटी एक्सपोजर अप टू 25% इक्विटी एक्सपोजर। ऐसे ही LC 50 वाला है 50% इक्विटी एक्सपोजर। LC 75% इक्विटी एक्सपोजर इसमें रहता है, ठीक है। टेम्परिंग एज 35 to 55। ऐसे ही बैलेंस लाइफ साइकिल आता है, ये वेरिएंट आपका LC 50 का। इक्विटी एक्सपोजर स्टार्ट्स टेम्परिंग फ्रॉम एज 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल सेकेंडरी स्कूल फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में रिसेंटली मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल सेकेंडरी स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, जहाँ पे 3 लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है पोलन नरुवा में, ठीक है। पोलन नरुवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया है? हरिनी अमरासूरिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, एंड संतोष शाह जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका है, इन दोनों के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे सिन्हाला, तमिल एंड इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी थी आपकी? ओवर 320 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। और इस चीज के लिए फॉर्मल MOU इंडिया और आपके श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था इन द ईयर 2017, ठीक है। 2017 में फॉर्मलाइज आपका MOU साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर फंडिंग, राइट। Now next is, what is the name of Google's initiative to develop a space-based solar-powered AI infrastructure using satellite? तो इस प्रोजेक्ट का नाम आपका है प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या रखा गया है? इट इज प्रोजेक्ट सन कैचर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट सन कैचर इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो गूगल का इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसका एम क्या है? क्रिएट करना स्पेस बेस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 सैटेलाइट्स जो हैं ये यहाँ पे डेवलप की जा रही है इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट लैब, एंड ये आपकी लॉन्च की जाएंगी अर्ली 2027 में, ठीक है। इसके अलावा ये ऑर्बिट करेंगी एडवांस डस्क सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जहाँ पे सैटेलाइट को बेसिकली सैटेलाइट को हमेशा सनलाइट यहाँ पे मिलती रहेगी। मतलब उनका ऐसा फेस, ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमेंगी उनका फेस हमेशा सन की तरफ ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी तरफ पलट जाए और उनपे सन की जो रेज है वो ना पड़े, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में इनको रखा जाएगा, ठीक है। नाउ सोलर पैनल्स इन दिस ऑर्बिट कैन जनरेट अप टू 8 times मोर पावर देन अ ग्राउंड बेस्ड सोलर पैनल, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमित शाह इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, विच अदर मिनिस्ट्री डज ही ऑल्सो हेड? सो अमित शाह जो है एक तो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अलावा अदर कैबिनेट मेंबर्स, अदर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं जिनके पास मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले आपके हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है इनके पास कॉर्पोरेट अफेयर वाला भार भी इन्होंने संभाला हुआ है। देन शिवराज सिंह चौहान जो है इनके पास रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है, दूसरी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इसके अलावा हमारे HD कुमारस्वामी जो है इनके पास स्टील मिनिस्ट्री है और दूसरी है हैवी इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड ओपन सोर्स ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च बाय एलन मस्क AI कंपनी, जिसका नाम है XAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली, ठीक है। सो इनमें से क्या नाम है जो AI पावर्ड ओपन सोर्स ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया आपका लॉन्च किया गया है एलन मस्क द्वारा? तो इसका नाम है ग्रीकोपीडिया। क्या नाम है? ग्रीकोपीडिया। और इसको अपडेट किया जाता है, जो ये एनसाइक्लोपीडिया आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट। सो यहाँ पे ऑनलाइन
एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया गया है और ये जो एनसाइक्लोपीडिया है इसको इंटीग्रेट किया गया है विद दी ग्रोक चैटबॉट और ये यूज करता है एआई टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए, चेक करने के लिए और अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन, राइट। एंड जो प्लेटफॉर्म है इनिशियली ये ऑफर कर रहा है ओवर 8 लाख आर्टिकल्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज military exercise which is conducted in India along with the western border in 2025. So इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जिसको recently ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपकी थी जिसको recently आपका परफॉर्म किया गया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर और इसका नाम क्या है? इट इज एक्सरसाइज त्रिशूल। ठीक है, ट्राई सर्विसेज है और त्रिशूल इसका नाम है। ओके, नाउ जो सदर्न कमांड थी इसने लीड किया था इस एक्सरसाइज को अंडर द लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एंड इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किए थे ओवर 20,000 ट्रूप्स अलॉन्ग विद द टैंक्स, होवित्जर एंड आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स फॉर स्पेसिफिक ड्रिल्स जैसे त्रिनेत्रा हब का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था महागुर्जा ऑपरेशन यूजिंग राफेल SU-30 MKI एंड आपके AEW एंड C एयरक्राफ्ट्स को। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय किए थे। इसके अलावा इंडियन नेवी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन किया था फ्राइगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द गुजरात कोस्ट टू कैरी आउट कॉम्बैट मैन्यूवर्स। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।